नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम उन पर्टिकुलर इवेंट्स को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हमारे आज के प्रेजेंट को इम्पैक्ट किया है। तो जैसे आप जानते हैं कि रेनेसां एक ऐसा समय था जिसके बाद हमारे साइंस, आर्ट, कल्चर, हमारी सोच, हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। तो इस रेनेसां के अंदर ऐसा क्या हुआ, किन पर्टिकुलर इवेंट्स के चलते यहाँ पे इस दुनिया में चेंजेस आए, उन सब को हम आज जानेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि भाई जो रेनेसां की पूरी कहानी है जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ, ये कहानी यूरोप से शुरू होती है और 14th टू 17th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे ये डेवलपमेंट्स जो हैं आगे आती हैं। और यहाँ पे प्राइम फोकस था कि पुराने ग्रीक और रोमन कल्चर के एस्पेक्ट्स को रिसर्च करना, वापस लेके आना कि हमें जो है मिडिवल टाइम की डार्कनेस से पीछे हटना है और ग्रीक और रोमन थॉट्स को आगे लेके आना है। तो ऐसा क्या था ग्रीक और रोमन थॉट्स में? तो हम जैसे जानते हैं कि आप प्लेटो की बात करेंगे, आप पुराने थिंकर्स की बात करें तो एरिस्टोटल का भी नाम सामने आता है। फिर इन सब के गुरु रहे सोक्रेट्स को भी हम पढ़ते हैं। तो इन पर्टिकुलर महानुभावों ने एक कहानी को रचा था, वो थी रैशनैलिटी की कहानी, कि कैसे पूरी दुनिया के अंदर हमें रैशनल सोच डेवलप करनी है, हमें विजडम डेवलप करना है, आपको क्वेश्चन करना है। जहाँ पे भी आप गलत चीज़ देख रहे होंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे इसका तो कोई सही एक्सप्लेनेशन हो नहीं रहा, वहाँ पे आपका क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट से हमारे रेनेसां की शुरुआत होती है कि कैसे एक नई क्वेस्ट पैदा हुई नई चीज़ों को जानने की, और उन्हीं डिज़ायर्स के चलते मेजर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होने लगती हैं और आगे जाके मैच्योर स्टेज में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी इम्पैक्ट करता है। अब लोगों में विजडम आ चुका था और पुराने इतिहास में अगर हम जाएं, पुराने सिविलाइजेशनल टाइम में जाएं, तो उस समय में भी रैशनैलिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था। अब वही रैशनैलिटी आज की डेट में इस रेनेसां के टाइम में आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, फिलॉसफी में, इन सभी एस्पेक्ट्स में दिखने लगी थी कि कैसे आप उस ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करोगे। और इसी खेल की शुरुआत होती है इटली के फ्लोरेंस शहर में, जहाँ पे एक खास फैमिली जो मेडिकी फैमिली के नाम से जानी जाती थी, वो इस रैशनल थॉट प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं और सपोर्ट करते हैं कि भाई उन्होंने उन पर्टिकुलर लोगों को सपोर्ट किया जो कुछ अलग सोच रहे थे, जो कुछ नया करना चाहते थे। और इसी रेनेसां के चलते हमें बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट भी मिले। तो आप जैसा जानते हैं लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, गैलीलियो गैलीली, ये वो नाम हैं जो इसी रेनेसां के समय से अलग अलग फील्ड्स के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर अपना नाम लिखित करके गए हैं। तो आप जैसा देखते हैं कि स्कल्पचर की बात हो, आर्किटेक्चर की बात हो, साइंस की बात हो, उन सभी डोमेन्स में नई फाउंडेशंस को यहाँ पे लेट डाउन किया गया कि कैसे आप न्यू थिंकिंग लेके आएंगे, क्योंकि ये न्यू थिंकिंग ही थी जो इस पूरे एस्पेक्ट में क्रिएटिविटी लेके आ रही थी। नए शहर के डिज़ाइन, नए आर्किटेक्चर, नई सोच, नया आइडिया, नई विजन, जिसने इस पूरी दुनिया को ही यहाँ पे बदल दिया। बहुत सी ऐसी इनोवेशंस जो हैं वो इंसान करने लगा। तो जरा देखिए, ये न्यू थॉट जो निकल के आ रही थी, उसी का ही नतीजा था कि हम यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस बना पाए। और प्रिंटिंग प्रेस बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉनस गुटेनबर्ग को, कि उन्होंने 1440 के अंदर ये प्रिंटिंग प्रेस बनाई, जो कि इस पूरे रेवोल्यूशन के अंदर एक बहुत ही मेजर स्टेप था। मतलब अब आप यहाँ पे उस नए थॉट प्रोसेस के पेज को प्रिंट करके बुक्स की फॉर्म में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ले जा सकते थे, कि नए आइडियाज़ वो जो है ट्रैवल करने लगे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, लोग उन नए आइडियाज़ को सीखने लगे थे। ये था वो थॉट प्रोसेस। तो ऐसे ही एक महान पेंटर भी हुए जिनका नाम आता है फिलिगो ब्रैलेस्ची, और दूसरे हैं लियन बेतिस्ता। तो ये नए डिज़ाइंस लेके आने लगे थे कि जैसा आप देख सकते हैं कि इन्होंने आर्ट के अंदर एक लीनियर पर्सपेक्टिव पैदा किया। ये एक सोचने का तरीका था, ये देखने का तरीका था कि जैसे आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखें, पेंटिंग को देखें, आपको लगेगा कि यहाँ पे ये कोई कॉरिडोर है, जबकि ये तो एक फ्लैट 2 डायमेंशनल इमेज है। कि उसको इस तरीके से दिखाया गया कि लोगों को ये लगा कि हम तो इस कॉरिडोर के अंदर ही चल रहे हैं।
इस तरीके की नई थॉट प्रोसेस, नया रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया के अंदर आने लगा था कि इंसान को आपने आज़ाद कर दिया, इंसान की सोच को आज़ाद कर दिया कि अब आप पुरानी बेड़ियों को तोड़ेंगे, नए आइडियाज़ लेके आएंगे, नई किताबें पढ़ेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे और ये पूरी दुनिया जो पुरानी ऑर्थोडॉक्सी की बेड़ियों से बंधी हुई थी वहाँ से अब आगे उड़ जाएगी और पूरी ह्यूमैनिटी को अपने साथ लेके जाएगी। वहीं से ही आप देखें कि आज का मॉडर्न साइंस जो है वो वहीं से ही निकला हुआ है। क्लियर? लेकिन ये सब इतना आसान तो होना नहीं था, क्योंकि उस समय के टाइम पे जो चर्च था, जो रिलीजियस आइडियाज़ थे, उनका काफ़ी डोमिनेंस हुआ करता था। और ख़ास तौर पे जो चर्च होते थे, दे वर क्वाइट नियर टू द थ्रोन, ठीक है, राज गद्दी के नज़दीक जो है काफ़ी हद तक ये चर्च के जो लोग थे वो रहा करते थे, उनका डोमिनेंस चला करता था। जो राजा होते थे वो भी इनकी बात बहुत मानते थे और उसी के चलते ये चैलेंज भी आने लगा। अच्छा, अब ये जो न्यू थॉट प्रोसेस था, न्यू थॉट सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुंचा रहा था कि ये क्वेश्चन कर रहा था पुराने ऑर्थोडॉक्स तरीकों को, कि कैसे जो है जो सुपरस्टिशन चले आ रहे थे उस सुपरस्टिशन को भी यहाँ पे रोका गया, उनको क्वेश्चन किया गया और इसके चलते ये रिलीजियस आउटफिट्स जो हैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। तो यहाँ पे रेनेसां को एक तरीके से एक फोर्स रोकती है, क्योंकि ये रेनेसां जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आ रहा था। लोग जाग रहे थे, लोग अपने हकों की बात कर रहे थे, अपने राइट्स की बात कर रहे थे। कई आगे जाके ऐसे भी डोमेन्स आएंगे कि वो लोग जो हैं अपने राइट्स के लिए इवन राजा के अगेंस्ट भी खड़े हो गए। तो अभी नई टेंशन्स थी कि कैसे जो है एक तरीके से हम ट्रेडिशन को संभालें और कैसे इस इनोवेटिव न्यू थॉट प्रोसेस को संभालें, क्योंकि चर्च जो पुराने सिस्टम का, पुराने ट्रेडिशन का बेनिफिशियरी था, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि चीज़ें बदलें, लोग जो हैं वो चर्च को क्वेश्चन करना शुरू करें। तो ये टसल यहाँ पे शुरू होती है, अलग अलग फॉर्म में ये सामने आने लगी। अच्छा, अब रेनेसां जो था वो लोगों की थॉट्स को नए आइडियाज़ दे रहा था, जिससे एक मेजर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा था कि अब हम जो है ह्यूमनिज्म को प्रमोट करेंगे, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करेंगे, कि बातचीत होगी कि आपकी एज एन इंडिविजुअल क्या अचीवमेंट है। इससे पहले लोग क्या करते थे, अपने आप को एक रिलीजन के साथ एसोसिएट करने लगते थे और उस रिलीजियस एस्पेक्ट में बोलते थे कि हमारा रिलीजन ऐसा है। अब बात हो रही है आप एज ए सिंगल इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किन वैल्यूज से आप गाइड हो रहे हो। ये जितनी भी डिवाइसिव फोर्सेस थी जो डिवाइड कर रही थी रिलीजन या बाकी जितने एस्पेक्ट्स थे, उन सब से पीछे हटके ह्यूमन वैल्यूज को आगे ले जाने की बात शुरू होने लगी थी। आप नई डिस्कवरीज करने लगे थे, क्योंकि जब आप किसी के इंटेलेक्ट को फ्री करोगे, उसको सोच से आपको फ्री करना बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने लगे थे, सोच से इंडिपेंडेंट होने लगे थे। जब वो इंडिपेंडेंट हुए, उन्होंने नई डिस्कवरीज की, नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आने लगे, तो ओवरऑल ह्यूमैनिटी का या सोसाइटी का वहाँ से इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन हुआ। और इसका असर ये था कि आपको पेंटर्स भी मिलेंगे, स्कल्प्टर्स भी मिलेंगे, ऐसी शानदार चीज़ें बनाई गई जो शायद पहले कभी नहीं दिखी थी, चाहे वो मोनालिसा की पेंटिंग हो या कोई और दूसरे एस्पेक्ट्स। अब इसी के चलते जब इंसान के अंदर एक भावना जागती है कि मुझे कुछ नया खोजना है, मुझे कुछ नया लेके आना है, उसी नई सोच के चलते यहाँ पे सवाल उठा कि हमें नए सी रूट्स भी एक्सप्लोर करने हैं, दुनिया को देखना है, दुनिया को इस नक्शे पे लेके आना है, कि मैप ऐसे बनाने हैं जो बिल्कुल रियलिटी डिपिक्ट करते हो कि ये वाकई ये दुनिया कैसी है। तो आप देखिए यहाँ पे नए सी रूट्स को डिस्कवर करने की कहानी शुरू हो जाती है। हालांकि ये ऐसा नहीं था कि सी रूट्स पहले नहीं थे, बिल्कुल पास्ट में अगर हम जाएंगे तो एंशिएंट इंडिया की अगर आप बात देखें तो उस समय भी जो है ट्रेड हुआ करता था। तो 3000 BC से जो है रेगुलरली सी रूट के थ्रू ट्रेड वगैरह होता था। एंशिएंट सुमारियंस, वो बेसिकली उनका ट्रेड था मेसोपोटामियंस के साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, वो लोग ट्रेड किया करते थे, है ना। लेकिन इस मॉडर्न एज में नए रास्तों को लेके आना, पूरे के पूरे सी रूट्स को एस्टेब्लिश करना, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तक ये भी नहीं पता था कि क्या सारे ओशियंस आपस में कनेक्टेड हैं। इस चीज़ का भी अभी तक आइडिया जो है हमें नहीं था यहाँ पे। तो इस पूरे खेल की शुरुआत होती है, नए तरीके के मैप्स जो हैं वो आने लगते हैं, इंडियन ओशियन को यहाँ पे लिंक किया जाता है, ठीक है।
आप इंडियन ओशन को लिंक करते हैं, और आप जो है सिल्क रूट का जो पूरा रास्ता था, जो पुराने वाला भी और एक मॉडर्न टाइम का रास्ता हमें बनाना था, उसकी शुरुआत हुई। क्योंकि अब देखिए ट्रेड का जो बेसिक पॉइंट था कि आप सिल्क, स्पाइसेस, पोर्सिलिन, इन सब चीज़ों का ट्रेड करने लगेंगे। कि एक बार ये मैरीटाइम कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, ट्रेड जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होगा, और उसका बेनिफिट क्या होगा कि इसके चलते ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी ये आगे बढ़ेगी। अगर ये सी रूट की डिस्कवरी ना होती तो शायद जो है इंडिया को सोने की चिड़िया हम ना बोलते। क्योंकि हम इंडिया को सोने की चिड़िया इसीलिए बोलते थे क्योंकि इंडिया जो है ट्रांजिट रूट पे पड़ता था, पूरी दुनिया का ट्रेड इंडिया के ही इसी एरिया से होके गुजरता था। तो उस ट्रांजिट पे होने के चलते हमें फ़ायदा पहुंचता था यहाँ पे, है ना। कोई भी सामान जाना हो, चाहे वो यूरोप से साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल कर रहा हो, लेकिन वो इंडिया में होकर ज़रूर जाता था। वो बेनिफिट हम यहाँ पे अचीव करते थे, ठीक है। तो सिल्क हो, स्पाइसेस हो, पोर्सिलिन हो, आर्टिस्टिक आइटम्स हो, नए आइडियाज़ हो, वो सब ट्रैवल करने लगे थे थ्रू द डिस्कवरी ऑफ दीज सी रूट्स। ये थी हमारी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब इसी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के अंदर हमें कुछ नाम जो है वो याद रखने हैं कि देखिए 15th सेंचुरी से जो है ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आपकी शुरू हो जाती है, और यहाँ पे पहली बड़ी अचीवमेंट मिली वास्को द गामा को, जो कि 1498 में इंडिया पहुँच जाते हैं कैलिकट की कोस्ट पर, ठीक। अब उन्हीं के कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद फर्दिनेंद मैगेलन एक एक्सपेडिशन पे निकलते हैं और ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। और तब हमें एक चीज़ पता लगी कि सारे के सारे जो ओशियंस हैं हमारे, वो आपस में कनेक्टेड हैं, कि आप सी रूट के थ्रू शिप लेके किसी भी पार्ट में जा सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे अब एस्टैब्लिश हो गई थी, जिसके चलते शिप बिल्डिंग के ऊपर फोकस होने लगा। नए बेहतरीन शिप्स आने लगे, क्योंकि अब दूर दूर डिस्टेंस को हमें ट्रैवल करना था, लंबे लंबे नेविगेशन पे जाना था। कार्टोग्राफिक पे फोकस हुआ, मैप मेकिंग पे फोकस हुआ, कि कैसे पूरी दुनिया को एक नक्शे पे लेके आना है। ये सारी कहानी आपकी 15th सेंचुरी से शुरू हो जाती है। अब इन मैरीटाइम डिस्कवरीज का इम्पैक्ट ट्रू सेंस में अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल एक्सचेंज, इंपीरियल और कॉलोनियलाइजेशन, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इस डिस्कवरी के एंगल से ही हुई थी। कि जब ये डिस्कवर किया गया कि नए रूट्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं, तो पावर्स जो हैं एक कोने से दूसरे कोने में जाने लगे। पहले तो सिर्फ सामान जाता था, फिर मिलिट्री का मूवमेंट भी होने लगा। तो एक बार जब मिलिट्री मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आप खुद ब खुद आइडिया लगा लीजिए कि वहाँ से जो है कॉलोनाइजेशन का भी एंगल स्टार्ट हो गया, कि ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज पूरी दुनिया को कॉलोनी बनाती थी। अब इंडस्ट्रियल एज आ चुकी थी, रॉ मटेरियल भी चाहिए था, मार्केट भी चाहिए था, तो वो काम भी यहाँ पे शुरू हो गया। अब रिफॉर्मेशन की बात करें तो 18th सेंचुरी में यूरोप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जो है वो आने लगे, और इस रिफॉर्म के पीछे कुछ एक इंडिविजुअल्स को यहाँ पे हमें जो है आगे लेके आना है। तो जॉन लॉक, वोल्टेयर, इमैनुअल कांत, उन्होंने पुराने डोगमास और ट्रेडिशन, जो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास वो चला करता था, उसको इन्होंने ज़रूर क्वेश्चन किया। और ये लोग कहते थे कि हमें रैशनैलिटी से बात करनी है, हमें इंडिविजुअल फ्रीडम से बात करनी है, हमें एक तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस लेके आनी है। ये म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बात किया करते थे। ये था रैशनल एस्पेक्ट। और इन्हीं लोगों की राइटिंग्स ने, इन्हीं लोगों के मैसेजेस ने चर्च के इन्फ्लुएंस को भी यहाँ पे क्वेश्चन किया, कि अगर आप वाकई साइंस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको जो माइथोलॉजी है उससे हटना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि साइंस रियलिटी के एस्पेक्ट को छूती है, और माइथोलॉजी वो आपके कल्चरल सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट का पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि माइथोलॉजी जो है वो बिल्कुल मतलब सही नहीं हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में साइंस को अगर आपको लेके जाना है तो उस नए रैशनल एस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना था। उसी आइडिया को प्रमोट करने वाले थे जॉन लॉक, वोल्टेयर और कांत। अब इस रिफॉर्मेशन के अंदर कुछ और ऐसे इंडिविजुअल हुए जैसे मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जिन्होंने इस रिफॉर्मेशन के आइडिया को आगे बढ़ाया कि कैसे जो है आप अपने स्कोप को बढ़ाइए, आप अपने सोच को बढ़ाइए, आप इंक्लूसिविटी लेके आइए, रैशनल एस्पेक्ट लेके आइए, और इस समाज के अंदर जस्टिस को यहाँ पे एस्टैब्लिश कीजिए। क्योंकि उस समय होता क्या था, मतलब आप देखिए कि अगर हम सिस्टम को समझें तो डोमिनेंस आप पॉइंट में अगर देखेंगे
तो आपको नज़र में आएगा किंग हो गए, किंग के जो पूरी की पूरी फौज हो गई प्लस चर्च, ठीक, ये डोमिनेट रोल प्ले करते थे। जो आम जनता थी उसके अगेंस्ट तो इनजस्टिस ही होता था। तो अब यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग, जॉन कैल्विन वो आने लगे और उन्होंने जस्टिस के आइडिया को ज़रूर यहाँ पे आगे किया। वोल्टेयर के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि वो रिलीजियस टॉलरेंस को प्रीच करते थे। कांत जो हैं उन्होंने भी रीजनिंग को, रैशनैलिटी को एक तरीके से इम्पोर्टेंट बताया। मॉरल ऑटोनॉमी को यहाँ पे उन्होंने फोकस पे लाया कि कैसे हर एक इंडिविजुअल को आज़ाद होना है। जब तक आप अपनी सोच से आज़ाद नहीं हैं तब तक आप ट्रू सेंस में फ्री नहीं होंगे। यहाँ पे जॉन लॉक नेचुरल राइट्स का आइडिया देते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया देते हैं कि कैसे जो है आम जनता के राइट्स हैं और वो राइट्स वो इस पूरे के पूरे राजपाट या मोनार्कियल सेटअप से क्लेम करेंगे। अगर राजा जनता के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो राजा को उस पावर में रहने का कोई भी हक नहीं है। इसके लिए जनता का जागना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज जॉन लॉक ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया और यहीं से आप देख सकते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स, हम डेमोक्रेसी, रिलीजियस फ्रीडम, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे बात करने लगे थे। ये था नया मानव, न्यू ह्यूमन। अब इस रिफॉर्मेशन के आइडिया के कॉन्सिक्वेंसेस आप देखें तो रिलीजियस डाइवर्सिटी आने लगी, क्योंकि अब आप जो है किसी नए रिलीजन को मना नहीं करेंगे, रिलीजियस टॉलरेंस होगी। कोई भी इंडिविजुअल, 4 लोग हैं तो 4 अलग अलग रिलीजियस थॉट के हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही रिलीजन को यहाँ पे डोमिनेंस में लेके आएंगे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाया जाएगा, एनलाइटनमेंट होगी और एनलाइटनमेंट का फोकस होगा रीजनिंग और रैशनैलिटी, कि आप मेक श्योर करेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन करता है, क्योंकि इसी क्वेश्चनिंग की आर्ट से क्यूरियोसिटी पैदा होती है, नई जानने की इच्छा पैदा होती है, नया करने की इच्छा पैदा होती है, ये हिम्मत आती है, उस चीज़ को प्रमोट करना ये रिफॉर्मेशन का एक अच्छा आउटकम था कि लोग इस राह पे चल पड़े थे। हाँ, कैथोलिक चर्च जो है वो ज़रूर यहाँ पे एक मतलब रेजिस्टेंस लेके आ रहा था और हमने देखा कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक जो इंडिविजुअल्स थे उनके बीच में भी काफ़ी डिफरेंसेस आए। प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो बेसिकली रिलीजन को भी रिफॉर्म करने की बात करते थे। वो कहते थे कि रैशनैलिटी लेके आओ, ये पुराने जो हैं डोगमाज, जो सुपरस्टिशन है वो ख़त्म करो। और इसी के चलते आपको ये दिखेगा कि ये सब इवेंट्स आगे जाके रेवोल्यूशन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम बोलते हैं, जो एक तरीके से राजपाट को उखाड़ फेंकने वाला था, वो उसका जो बेस था वो कहीं ना कहीं इसी साइंटिफिक थॉट प्रोसेस के साथ जो है वो शुरू हुआ था। वहीं से ही आप देखते हैं कि वो उसका मैनिफेस्टेशन रेवोल्यूशन की फॉर्म में हुआ। लेकिन लोगों का ये चीज़ सीखना कि हमें राजपाट को क्वेश्चन करना है, ये बहुत ज़रूरी था और यही जो है इस रेनेसां ने सिखाया। अब ये कहानी आगे बढ़ती गई, नेचुरल राइट्स लोग उसको क्लेम करने लगे, लिबरल डेमोक्रेसीज की कहानी आगे बनने लगी, तो नए तरीके की पॉलिटिक्स अब पूरी दुनिया में होने लगी थी। और इसी के चलते काउंटर रिफॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया था। तो देखिए, एक तो हमने ये देखा कि कैसे कैथोलिक चर्च जो है वो प्रोटेस्टेंट्स को जो है एक तरीके से ओपोज करती थी, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स जो है वो रैशनैलिटी डिमांड करते थे। चर्च का डोमिनेंस खतरे में पड़ गया, है ना, क्वेश्चन मार्क आने लगे कि चर्च का भविष्य क्या होगा। अब तक तो राजा के साथ मिलकर अच्छा ये राज कर लिया करते थे, अब जो किंग थे वो भी इस रैशनैलिटी के एस्पेक्ट्स को समझने लगे थे। तो ये कई जगहों पे कैथोलिक रिवाइवल के केसेस भी हमें मिले हैं। जैसे आपको दिखेगा कि जिसेट ऑर्डर जो है ये एक लाया गया और इस पर्टिकुलर जिसेट्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया काउंटर रिफॉर्मेशन में, कि इन्होंने एजुकेशन, मिशन वर्क, डिप्लोमेसी, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को जो है प्रमोट किया कि चर्च भी अब अपने जो है मर्सिनरीज बोल सकते हो या अपने जो है चर्च के इंडिविजुअल्स को पूरी दुनिया में फैलाएगा। वो काम यहाँ से शुरू हो गया था कि कैसे जो है प्रोटेस्टेंट्स को नए थॉट प्रोसेस को चैलेंज करना है। चर्च ने भी ये नए हथियार अपनाए थे, ये भी अपने आप को फैलाने लगे थे। क्लियर? तो आपको जो दिखता है ना कि एट प्रेजेंट जो है रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं, उस खेल की शुरुआत कहीं ना कहीं उसी समय हुई थी एज अ काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। क्लियर? आज भी आपको दिखता है कि जो है कन्वर्जन करवाने के लिए, खासकर ट्राइबल एरियाज़ के अंदर कन्वर्जन के लिए जो है ये कुछ एक इंडिविजुअल्स ट्रैवल करते हैं, मल्टीपल रिलीजन के करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के है, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इस काउंटर रिफॉर्मेशन के साथ ही हुई थी। ठीक है? क्योंकि बचाना था।
और ऐसी ही जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, दैट इज काउंसिल ऑफ ट्रेंट। तो ये काउंसिल ऑफ ट्रेंट इम्प्लीमेंटेड सम ऑफ द रिफॉर्म्स। इन्होंने एक तरीके से अपने रिलीजन को रिफॉर्म किया कि कैसे जो है हमें एक पूरे कैथोलिक सिस्टम को यूनिफाई करके रखना है। तो उसी का ये एस्पेक्ट है काउंसिल ऑफ ट्रेंट, जो कैथोलिक रिलीजन को एक जोड़ एक साथ रखने को लेके आगे बढ़ती है। और प्रोटेस्टेंटिज्म को, जो कि रिफॉर्म्ड वर्जन था, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये अपने आप को बेटर करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर ये रैशनैलिटी के साथ इम्प्रूव ना करते तो शायद जो है प्रोटेस्टेंट्स जो है उनका फैलाव ज़्यादा हो जाता। लेकिन कैथोलिक टीचिंग्स को इन्होंने इस तरीके से यूज़ किया कि लोगों को लगा कि हाँ वाकई ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें उनको बदलेंगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये एक तरीके से 7 सैक्रामेंट्स ये लेके आते हैं जो चर्च की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करते हैं। मतलब ये पुराने स्क्रिप्चर्स को इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे कि जिससे जो है ये एक सिस्टम बना और लोगों तक ये मैसेज गया कि चर्च अभी भी इम्पॉर्टेंट है। ये काम किया काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने। क्लियर? एंड दे वर एक्टिव इन 18th सेंचुरी। तो चर्च भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था ना, उसी का ये आइडिया था। अब देखिए, जब दो कहानियां आगे बढ़ रही हैं कि एक तरफ जो है नए थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको बचाने की भी बात चल रही है, तो रिलीजियस पोलराइजेशन भी हमें पूरी दुनिया में देखने को मिला, जिसके चलते कन्फ्लिक्ट्स हुए, वॉर्स हुए। कैथलिक्स जो थे वो अपने रिन्यूअल मिशन पे चले, अपने आप को बदलने की रास्ते पे चले, ताकि वो पब्लिक के बीच में अपनी एक्सेप्टेंस को मेंटेन कर पाएँ। ठीक है? और कई जगहों पे इस एनलाइटनमेंट का जो है क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये किस तरीके का नया सोच है, नया सोचने का तरीका है, नया एक तरीके से रहने का तरीका है कि आप उस पुराने अपने वेशभूषा, अपने जो कल्चरल एस्पेक्ट्स थे उससे कैसे पीछे हट सकते हो। वो एस्पेक्ट्स भी अब यहाँ पे आने लगे थे कि अगर आप ट्रू सेंस में अपने पुराने थॉट प्रोसेस से पीछे हटेंगे तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। क्लियर? तो ऐसे ही समय को एक एस्पेक्ट जो आता है जिसको हम बोरोक पीरियड कहते हैं। ठीक है? तो दिस बोरोक पीरियड इट वाज एसोसिएटेड विद काउंटर रिफॉर्मेशन एक्सप्रेशन, कि रिलीजन एस्पेक्ट को बचाना था। तो ये बोरोक पीरियड बेसिकली एक मतलब इट्स अ टाइप ऑफ डायनेमिक वेस्टर्न आर्ट, आर्किटेक्चर और म्यूजिक का वो समय था जो 17th सेंचुरी में आता है। ठीक है? कि इस समय आप जो है पूरे थॉट प्रोसेस को यूरोप में फैला रहे हो कि आर्ट कल्चर में, आर्किटेक्चर में, म्यूजिक के अंदर आप अलग से एक जो है इमोशनल क्वालिटीज एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है? और ये अलग सी क्वालिटीज डालने के पीछे क्या रीजन था कि आप जो है इस रेनेसांस से लोगों को हटाओ, कि कैसे आप डिपार्चर करो, मेक श्योर करो कि लोग इस रेनेसांस, इस नए आइडिया से पीछे हटने लगे। तो ऐसा ही एक नाम है जोहान सेबेस्टियन बैक। ठीक? तो जोहान सेबेस्टियन बैक जो है, ही इज दैट जेंटलमैन हु इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद दिस बोरोक पीरियड, जिसके अंदर जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? सो ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। विल कम अप विद मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में, या बोले तो ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, है ना, उन सभी एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करते हुए इस वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।